नमस्कार दोस्तों, सुपर एग्जाम विथ यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे हिंदी पैडागॉजी के जो चैप्टर वाइज महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है, उसमें आज अगले अध्याय भाषा बोध में प्रवीणता का मूल्यांकन, यहां से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी हैं, क्योंकि पिछले वर्ष के जो एग्जाम हुए हैं उनमें यहां से प्रश्न बहुत सारे पूछे गए हैं। तो दोस्तों पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले जो मेरे चैनल में नए आए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मेरी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो आइए बिना टाइम बर्बाद किए हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, दोस्तों अगर आपने हिंदी पैडागॉजी के पिछले अध्यायों के अभी तक महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं देखे हैं तो उनको जरूर देखिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन के नीचे उनकी लिंक ऐड कर दी है। इस वीडियो को देखने के बाद आप उनको जरूर देखिएगा, क्योंकि वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, मौखिक भाषा के आकलन का सर्वोत्तम तरीका क्या है? दोस्तों ये जितने भी प्रश्न हैं आपके पिछली परीक्षाओं में आ चुके हैं, तो इनको ध्यान से समझिए कि मौखिक भाषा के आकलन का सर्वोत्तम तरीका क्या है। ए, अंत्याक्षरी। बी, प्रश्नों के तयशुदा उत्तर देना। सी, अनुभव बांटना व बातचीत। डी, किताब पढ़ना। दोस्तों तयशुदा का मतलब होता है कि जो उत्तर पहले से तय है या आपका किताब में जो लिखा है वही आपने रट रखा है, वही उत्तर देना तयशुदा उत्तर कहलाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? मौखिक भाषा के आकलन का सर्वोत्तम तरीका क्या है? अनुभव बांटना व बातचीत। यानी मौखिक भाषा यानी मुंह से बोल करके जो भाषा का आकलन होता है उसका सर्वोत्तम तरीका है अनुभव को बांटना व बातचीत करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न देखेंगे कि सतत मूल्यांकन का एक निहितार्थ है। निहितार्थ का मतलब होता है निहित अर्थ क्या है? ठीक है, सतत मूल्यांकन का। ए, बच्चों के परीक्षा संबंधी भय को समाप्त करना। दोस्तों ये भी है, ध्यान दीजिएगा, ये एक आंसर सही है, लेकिन आपको जो सबसे सही आंसर है वही टिक करना है। बी, प्रतिदिन परीक्षाएं लेना, बच्चों के भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन करना, हर महीने परीक्षाएं लेना। तो सतत मूल्यांकन का एक निहित अर्थ क्या है? बच्चों के भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन करना, यही है आपके सतत मूल्यांकन। सतत का मतलब होता है लगातार होने वाला मूल्यांकन या निरंतर चलने वाला मूल्यांकन आपका सतत मूल्यांकन कहलाता है। ठीक है, यह भी आंसर सही है, लेकिन जो सबसे सही है, सबसे उचित है, वही टिक करना है। यही सीटेट की आपकी खासियत होती है कि जो सबसे सही आंसर होता है वही आपको टिक करना होता है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न, आकलन। ए पार्ट केवल यह बताता है कि बच्चे ने क्या नहीं सीखा। बी पार्ट भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। और सी पार्ट पाठ समाप्ति पर ही किया जाता है। डी पार्ट मूलतः शिक्षक केंद्रित ही होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आकलन, बी पार्ट। भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। याद कर लीजिए, जो आकलन होता है वो भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग होता है। केवल जहां पे लग जाता है वो बिल्कुल गलत हो जाता है, निगेटिव टैग वर्ड है, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न, पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में किसकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? दोस्तों ध्यान से समझिए कि पढ़ना कौशल सीखने की प्रक्रिया में किसकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ए, भाषा प्रयोगशाला की। बी, बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग की। सी, पाठ्य पुस्तक की। और आपका डी पार्ट है भाषा परीक्षाओं की। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? पढ़ना कौशल जो है उसकी सीखने की प्रक्रिया में किसकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो इसका सही आंसर होगा बी पार्ट, बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग की। दोस्तों प्राथमिक स्तर पर पढ़ना कौशल सीखने के लिए ये बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग, ये जहां पर आ जाए तो ये एक पॉजिटिव टैग वर्ड है कि बाल साहित्य हो और उसका अर्थ सहित प्रयोग हो, और वो भी प्राथमिक स्तर पर। तो ये एक पॉजिटिव टैग वर्ड है, इसको याद कर लीजिए पढ़ना कौशल सीखने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों देखेंगे पांचवा प्रश्न, एक प्राथमिक शिक्षक के रूप में आप सतत और व्यापक आकलन करते समय किसे सर्वोपरि मानेंगे? सर्वोपरि का मतलब होता है सबसे उचित, सबसे अच्छा मानते हैं। ए, कठिन शब्दों का श्रुत लेखन। बी, लिखित प्रश्न पत्र। सी, पाठ से देखकर सुलेख लिखना। और डी, बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता। तो आप समझ ही गए होंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा? बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता। जहां भी आ जाए भाषा प्रयोग का अवसर, यानी भाषा प्रयोग के अवसर देना, भाषा प्रयोग की क्षमता, ये जहां पे पॉजिटिव टैग वर्ड है, ध्यान दीजिएगा। प्रयोग के अवसर देना और बातचीत करने के अवसर देना, परस्पर संवाद के अवसर देना, ये सब पॉजिटिव टैग वर्ड है। आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे, छठवां प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की पठन क्षमता का आकलन करने में किस प्रकार की सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ए, आतंकवाद पर आधारित निबंध, बी, पाठ्य पुस्तक, सी, बाल साहित्य की कोई संवादात्मक कहानी और डी, औपचारिक पत्र। तो दोस्तों प्राथमिक स्तर पर बच्चों की पठन क्षमता का आकलन करने में किस प्रकार की सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो इसका सही आंसर है सी पार्ट, बाल साहित्य की कोई संवादात्मक कहानी। ये दोस्तों बाल साहित्य है ना, ये प्राथमिक स्तर के लिए बहुत ही उपयोगी है, ठीक है, तो इसको ध्यान से समझ लीजिए। आगे बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन करने का सर्वाधिक उचित तरीका क्या है? दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा का जो आकलन है उसको करने का सर्वाधिक उचित तरीका कौन सा है? ए, किसी पाठ की 5 पंक्तियां पढ़वाना, बी, बच्चों को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर देना, सी, बच्चों से पत्र लिखवाना, डी, बच्चों से प्रश्नों के उत्तर लिखवाना। तो दोस्तों प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका मैंने आपको बताया था कि जहां कहीं भी आ जाए चित्र वर्णन, ये तो है ही, अवसर देना, ठीक है, भाषा प्रयोग के अवसर देना, परस्पर संवाद के अवसर देना, बातचीत करने के अवसर देना और प्रश्न पूछने का अवसर देना। तो ये सब पॉजिटिव टैग वर्ड हैं, इनको ध्यान में रखिएगा, ये बिल्कुल आंसर पॉजिटिव होगा। आगे बढ़ते हैं। आठवां प्रश्न दोस्तों देखेंगे कि बच्चों के लिखित कार्य के आकलन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? जो बच्चों का लिखित कार्य है उनका जो आकलन करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? ए, अभिव्यक्ति विचार, बी, वाक्य विन्यास, सी, वर्तनी, डी, तत्सम शब्दों का प्रयोग। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? ए पार्ट, अभिव्यक्ति विचार। ये जो लिखित कार्य है इसका आकलन करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति विचार का है। अभिव्यक्ति का मतलब क्या होता है कि हमारे अंदर जो विचार हैं उनको हम दूसरे के सामने अभिव्यक्त करें, ठीक है। अभिव्यक्त का मतलब बोले या लिखें, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, 9वां प्रश्न, भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? ए पार्ट, केवल यह जानना कि बच्चों ने कितना सीखा, बी, बच्चों को उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण श्रेणी में रखना, सी, केवल बच्चों की कमियां जानना, ठीक है। ये जहां पे केवल लग जाता है तो आप समझ ही गए होंगे, केवल बच्चों की कमियां जानना। और आपकी डी पार्ट है, बच्चों द्वारा भाषा सीखने की प्रक्रिया को जानना और समझना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? डी पार्ट, बच्चों द्वारा भाषा सीखने की प्रक्रिया को जानना और समझना। जहां कहीं भी केवल लग जाता है वो बिल्कुल ही गलत हो जाता है। और उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण श्रेणी में रखना ये बिल्कुल गलत है, आप किसी को ऐसा नहीं कर सकते। अब तो ग्रेडिंग सिस्टम चल गया है। आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न, भाषा में आकलन संभव है? ए पार्ट, केवल परीक्षाओं द्वारा, बी पार्ट, केवल परियोजना कार्य द्वारा, सी पार्ट, केवल गतिविधियों द्वारा और आपका डी पार्ट है, सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान अवलोकन द्वारा। तो भाषा में आकलन संभव है किसके द्वारा? सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान अवलोकन द्वारा। जहां पर भी केवल लग गया वो बिल्कुल निगेटिव में चला गया, तो बिल्कुल गलत हो गया, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे कि भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चों से क्या अपेक्षा करता है, यानी क्या उम्मीद रखता है, क्या चाहता है, ठीक है। ए पार्ट, बच्चे सवाल के बंधे बंधाए जवाब ना दे। बंधे बंधाए का दोस्तों मतलब क्या होता है कि जो सवाल हैं उनके उत्तर पहले से जो तय हैं, यानी जो किताबों में लिखे हुए हैं रटे रटाए उत्तर ना दे, उनको अपने शब्दों में कुछ चेंज करे, वही है बंधे बंधाए जवाब ना दे, ठीक है। बी पार्ट, बच्चे सवालों के बंधे बंधाए जवाब दे। सी पार्ट, संस्कृत निष्ठ भाषा में ही जवाब दे। और डी पार्ट है, बच्चे अपनी मातृभाषा का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चों से क्या उम्मीद रखता है, क्या अपेक्षा करता है, क्या चाहता है? ए पार्ट, बच्चे सवालों के बंधे बंधाए जवाब ना दे, बल्कि वह अपने मन से कुछ, अपने दिमाग से सोचे, विचारे और फिर उनके जवाब कुछ दूसरी भाषा में चेंज करके दे, ठीक है। तो ए पार्ट इसका सही है। आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे दोस्तों 12वां प्रश्न की बच्चों की भाषिक अभिव्यक्ति के आकलन के लिए किस तरह के प्रश्न सहायक नहीं है? ध्यान दीजिएगा, पूछ रहा है सहायक नहीं है, ठीक है। ए, लघुत्तरीय प्रश्न, बी, निबंधात्मक प्रश्न, सी, बहुविकल्पी प्रश्न और डी, सारांश प्रस्तुत करना। तो भाषिक अभिव्यक्ति के आकलन के लिए, अभिव्यक्ति का मतलब मैंने आपको बताया ही था कि अपने विचार दूसरे के सामने प्रकट करना अभिव्यक्त कहलाता है, ठीक है। तो अभिव्यक्ति के आकलन के लिए किस तरह के प्रश्न सहायक नहीं है? तो बहुविकल्पी, ठीक है, क्योंकि उनमें एक उत्तर है वही आप दे देंगे, अपने विचारों को अभिव्यक्त नहीं कर पाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे,
हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज्यादा किसे महत्व देंगे? ध्यान से समझिए कि हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज्यादा किसे महत्व देंगे? ए, व्याकरणिक नियम, बी, सीखने की क्षमता का आकलन, सी, काव्य सौंदर्य और डी, निबंध लिखने की योग्यता। तो हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय सबसे ज्यादा किसे महत्व देंगे आप? तो इसका सही आंसर है बी पार्ट, सीखने की क्षमता का आकलन की आपने कितना सीखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, किस प्रकार के प्रश्न बच्चों की भाषागत समझ का आकलन करने में अधिक सहायक नहीं होते? ध्यान से समझिए कि ऐसे कौन से प्रश्न हैं, किस प्रकार के प्रश्न हैं कि जो बच्चों की भाषागत समझ का आकलन करने में अधिक सहायक नहीं होते। ठीक है, ए, पाठ पर आधारित तथ्यात्मक प्रश्न, बी, कल्पना परक प्रश्न, सी, चिंतन परक प्रश्न और आपका डी है अनुमान परक प्रश्न। तो दोस्तों कौन सा सही होगा? तो पाठ पर आधारित तथ्यात्मक प्रश्न और कल्पना परक और चिंतन परक प्रश्न ये आपके ज्यादा महत्वपूर्ण है अनुमान परक प्रश्न की अपेक्षा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी पार्ट, अनुमान परक प्रश्न। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे कि पाठ पढ़कर, ध्यान से समझिए, पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने से, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने से इस बात का पता चलता है कि बच्चे प्रश्नवाचक शब्दों से परिचित हैं कि नहीं। ठीक है, बी, कक्षा कार्य की अच्छी युक्ति पूरी होती है, सी, प्रश्न बनाने की आदत का विकास होता है और डी है शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से समझा है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने से शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से समझा है। इसका सही आंसर क्या होगा? डी पार्ट। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मेरी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।